खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ में हूं अंजू पवार। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जो आ रही है उत्तर प्रदेश से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साधुओं की जो हत्या हुई है उस पर संज्ञान लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि मंदिर में सो रहे 2 साधुओं की तेज धार हथियार से कल बीती रात हत्या कर दी गई थी। लोगों ने हालांकि आरोपी को धर दबोचा है और पुलिस को सौंप दिया गया है। ये जो पूरा मामला है वो अनूप शहर के पगौना गांव का बताया जा रहा है। तो अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले का जो संज्ञान है वो लिया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आपको बता दें कि मंदिर में 2 साधु सो रहे थे और उन्हें तेज धार हथियार से उन पर हमला किया गया और उनकी हत्या कर दी गई। हालांकि ग्रामीणों ने जो हत्यारे थे उन्हें धर दबोचा है और पुलिस के हवाले कर दिया है। और इससे पहले जो मामला सामने आया था वो महाराष्ट्र के पालघर में आया था, जहां 2 साधुओं की मॉब लिंचिंग के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। साधुओं की हत्या कर दी गई है। ये जो पूरा मामला है वो बुलंदशहर के अनूप शहर कोतवाली का है, जहां साधुओं की हत्या कर दी गई। मंदिर परिसर में 2 साधु सो रहे थे और धारदार हथियार से उन पर वार किया गया। भीड़ ने हालांकि आरोपी को पकड़ लिया है और जिस तरह से जानकारी मिली है उसमें ये सामने आया कि मंदिर में रहने वाले 55 वर्षीय साधु जगन्दास और 35 साल के साधु सेवादास की कल देर रात हत्या कर दी। तो जिस तरह से बीते कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की हत्या कर दी गई थी, अब कुछ ऐसा ही मामला लखनऊ से भी सामने आया है। बुलंदशहर के अनूप शहर कोतवाली का ये पूरा मामला है, जहां मंदिर में सो रहे 2 साधुओं पर धारदार हथियार से वार किया गया। हालांकि ग्रामीणों ने हत्यारों को पकड़ लिया है और पुलिस को सौंप दिया है और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ की जाए। ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। राधाकृष्ण त्रिपाठी, आप मौजूद हैं लखनऊ में। इस तरह से जो घटना हुई है उसके बाद अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और कड़े निर्देश दिए हैं कि जो भी आरोपी पाया जाता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? अंशु, देखिए, मुख्यमंत्री ने इस घटना को लेकर के तुरंत डीजीपी को इसके लिए लगाया है और वहाँ से रिपोर्ट तलब करी है अफसरों से, पुलिस के अफसरों से। वहाँ पे आईजी, डीआईजी जो उस रेंज के हैं उनको वहाँ पहुँचने के लिए कहा गया है। जिलाधिकारी को यहाँ से फ़ोन किया गया है कि वो भी मौके पर पहुँचे और सब लोगों, सारे अधिकारियों को अपनी अपनी रिपोर्ट देनी है। और एसएसपी को इस पूरे उसमें मामले में पूछा गया है कि फौरी तौर पर क्या स्थितियाँ रही। अब तक जो खबर वहाँ से आ रही है उसमें यह है कि एक ये जो आरोपी है जिसपे हत्या का आरोप है, जिसको पकड़ा गया है, कि वो नशे की हालत में है और काफ़ी ज़्यादा नशे की हालत में है और वो थोड़ी घटनास्थल से करीब 2 से 2.5 किलोमीटर दूर अर्धनग्न स्थिति में पाया गया था। पुलिस अभी वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। जो वहाँ के पुलिस कप्तान बता रहे हैं कि अभी वो उससे पूछताछ के लिए ले जाया गया है, लेकिन अभी वो इस हालत में नहीं है कि उससे कुछ पूछताछ की जा सके। तो फौरी तौर पर तो पहले उसको कुछ प्राथमिक उपचार किया जा रहा है ताकि उससे बातचीत की जा सके, वो कुछ बता सके। जो घटना के परिप्रेक्ष्य में जो पुलिस का कहना है, पुलिस के मुताबिक 2 दिन पहले जो वो दोनों बाबा हैं जो वहाँ पे मंदिर है जहाँ रह रहे थे, उनसे इसकी किसी बात पे कुछ हल्का विवाद हुआ था और उसके बाद ये तनाव दोनों के
घटना जबकि जब सुबह ग्रामीणों ने देखा तो मंदिर में दोनों बाबाओं की लाश थी, दोनों साधुओं की, और उसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। तो इसके पीछे पुलिस एक और चीज वो कर रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे कोई ऐसा उद्देश्य हो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का या किसी इशारे पे की गई हो। पुलिस जितना आसान ये केस दिख रहा उतना आसान ना हो, इसके पीछे कुछ और तो नहीं। लेकिन फिलहाल फौरी तौर पे हालात ये है कि वहाँ पे तनाव है, वहाँ पे हिंदू संगठन के लोग पहुँच गए हैं और कई भाजपा के लोग पहुंचे हैं। वहाँ पे एक तरह से राजनीतिक गतिविधियां भी बढ़ गई हैं। जो कांग्रेस और सपा के लोकल वो हैं वो पहुंच गए हैं। हालांकि पुलिस ने सबको वहाँ से दूर हटाया कि किसी तरह की अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं, अभी किसी ताकि कोई वहाँ माहौल ना बिगड़े, उसको पुलिस उसका उस हालात पे नज़र रख रही है और कानून व्यवस्था को पूरी तरह से मुस्तैद रखा जाए इस पे ध्यान दे रही है। और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने और अपने अधिकारियों को, गृह विभाग के अधिकारियों को भी उस पर लगातार वॉच रखने के निर्देश दिए हैं। ठीक है, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं उसमें जांच शुरू कर दी गई है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। अब से कुछ ही देर में योगी आदित्यनाथ अपनी टीम 11 के साथ एक बैठक करने वाले हैं। लोक भवन में ये बैठक होगी और इस बैठक का हिस्सा मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव गृह, डीजीपी हो सकते हैं। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। टीम 11 के साथ कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी बैठक शुरू करने वाले हैं। लगातार समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री अपनी टीम 11 के साथ कर रहे हैं। कोरोना को लेकर हालात किस तरह से प्रदेश में बने हुए हैं, किस तरह का काम कोरोना को लेकर किया जा रहा है, इन तमाम मुद्दों पर टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर रोज मंथन करते हैं। और आज जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है कि आज की इस बैठक में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और प्रमुख सचिव खाद्य समेत तमाम लोग मौजूद हो सकते हैं। और अब से कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। राधा कृष्ण त्रिपाठी ब्यूरो चीफ हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राधा कृष्ण, जिस तरह से जानकारी मिल रही है कुछ ही देर में एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी टीम 11 के साथ बैठक करने वाले हैं और आज इस बैठक का हिस्सा मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव गृह भी होंगे, साथ ही डीजीपी भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। कौन कौन से मुद्दे आज इस बैठक में डिस्कस किए जा सकते हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए अंशु, सबसे पहले तो आपको बता दूं, जो आज जो मीटिंग होने वाली है उसमें सबसे जो बड़ा एक मुद्दा है, उसमें पहला मुद्दा जो मजदूरों को लाया जा रहा है जो बाहर से, उनके रहने की, उनके खाने पीने की, उस व्यवस्था की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री कि किन किन जिलों में उनके रहने के शेल्टर होम बन गए हैं, कहाँ क्वारंटाइन सेंटर बन गए और उनमें क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। इस पे सारे अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई। सारे जिलों के जिलाधिकारी अपनी रिपोर्ट देंगे। दूसरी चीज, जो प्रयागराज से छात्रों को जो उनके घर पहुंचाने का सिलसिला कल शुरू किया गया था, उसमें कितने बच्चे पहुंच चुके हैं, कहां, और उन समीक्षा करेंगे। तीसरी चीज, जो सबसे बड़ी चीज जो मुख्यमंत्री लगातार जिस पे काम कर रहे हैं और जिस पे वो कर रहे हैं, वो रोजगार की है। रोजगार की स्थिति क्या है, रोजगार कहाँ कहाँ पे कितने ग्राम सभाओं में रोजगार मिल रहा है, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। उसके अलावा सड़क निर्माण का कहाँ कहाँ के एक्सप्रेस वे पे क्या स्थिति है, उसकी समीक्षा करेंगे। चौथी चीज, जो शिक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा मुख्यमंत्री आज करेंगे। उसके लिए विशेष तौर से उन्होंने मांगा कि जो बच्चों को जो ऑनलाइन पढ़ाई है उसको लेकर के कुछ निर्णय हो सकता है कि ऑनलाइन पढ़ाई जो छोटे बच्चे जो प्राथमिक लेवल के या प्राइमरी लेवल में हैं, उनकी मनोदशा पे खराब असर पड़ रहा है। इसके विशेषज्ञों ने इस तरह की राय जताई थी। तो इसके भी समीक्षा करेंगे कि कितना असर पड़ रहा है इस पे और उस पे कोई फैसला लिया जा सकता है। चौथी, कानून व्यवस्था को लेकर के भी, चूंकि लॉकडाउन आगे बढ़ेगा उसके बाद कानून व्यवस्था किस तरह से होगी, इसकी भी समीक्षा मुख्यमंत्री करेंगे। इसके लिए विशेष तौर से गृह विभाग और डीजीपी को बुलाया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, लेकिन आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन आज जो टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक होगी उसमें मजदूर छात्रों का जो मुद्दा है उसको लेकर आज डिस्कस किया जा सकता है। बहरहाल आपको बता दें कि कोरोना से जो संक्रमित हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी संख्या अब 2000 के करीब पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के अब तक 1986 केसेस सामने आ चुके हैं। एक्टिव केसेस की अगर बात की जाए तो ये आंकड़ा 1620 का है। प्रदेश में अब तक 60 जिलों में संक्रमण फैल चुका है। उत्तर प्रदेश में अब तक 399 मरीज कोरोना से रिकवर भी कर चुके हैं। प्रदेश में अब 31 लोगों की अब तक मौत की पुष्टि की गई है। 1784 मरीज आइसोलेशन में हैं। 11,363 मरीज क्वारंटाइन सेंटर्स में भर्ती हैं।
अस्पताल में इलाज करा रहे किसी भी मरीज को वेंटिलेटर पर नहीं रखा गया है। भर्ती मरीजों में से 15 को ऑक्सीजन दी जा रही है। सभी की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। अमित मोहन प्रसाद ने जानकारी दी है कि मेडिकल इन्फेक्शन रोकने के लिए जनपद स्तर पर समिति बनाएगा। आदेश जारी कर दिए गए हैं। शाम तक समिति का गठन भी हो जाएगा। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में इस पूरे मैटर को की देखरेख के बाद ही आगे बढ़ाया जाएगा। संक्रमण को छुपाने की जरूरत नहीं है। अगर सूखी खांसी, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, साथ ही साथ बुखार के अगर लक्षण हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर जांच कराएं। आपको बता दें कि कोरोना पॉजिटिव की जो संख्या है उसमें आगरा सबसे ऊपर बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में आगरा के जो आंकड़े सामने आए हैं वो 384 के हैं। लखनऊ में 196 कोरोना पॉजिटिव केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि गाजियाबाद की बात की जाए तो 58 कोरोना पॉजिटिव केसेस यहां पर रजिस्टर किए गए हैं। नोएडा में 133 कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं। लखीमपुर खीरी की अगर बात की जाए तो 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की यहां पुष्टि हुई है। 197 केसेस कानपुर में रजिस्टर किए गए हैं। तो लगातार कोरोना में के जो मरीज हैं उनकी संख्या में इजाफा होता जा रहा है और इन टोटल अगर बात की जाए तो 1986 कोरोना पॉजिटिव अब तक उत्तर प्रदेश में है। तो चलिए सीधा रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी टीम 11 के साथ वो बैठक में पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें जनतंत्र टीवी आपको दिखा रहा है। टीम 11 की बैठक शुरू हो चुकी है। कुछ ही देर पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी टीम 11 के साथ बैठक शुरू करने वाले हैं और ये सीधी तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। लोक भवन से ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं अपनी टीम 11 के साथ मीटिंग करने के लिए। और आज इस बैठक में जो मजदूरों का मुद्दा है और बच्चों की शिक्षा का मुद्दा है वो प्रमुखता से उठाए जाएंगे और किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं प्रदेश में मजदूरों को लेकर, उनके रहने खाने के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है, ये तमाम मुद्दे आज इस बैठक में डिस्कस किए जा सकते हैं। साथ ही बच्चों की शिक्षा को लेकर क्या रणनीति प्रदेश में आगे बनाई जाएगी उसको लेकर भी आज मुख्यमंत्री अपनी टीम 11 से विचार विमर्श करेंगे और क्या कुछ अपडेट फिलहाल किस तरह का है प्रदेश में उसको लेकर भी बातचीत की जाएगी। तो लखनऊ के लोक भवन से ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं अपनी टीम 11 के साथ। जो कोर टीम के मेंबर्स हैं वो इस बैठक में हर रोज मौजूद होते हैं। आज इस बैठक में डीजीपी भी इस बैठक का हिस्सा है। चलिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कर्मचारियों के वेतन भुगतान पर सुप्रीम कोर्ट ने अब सरकार से जवाब मांगा है। लॉकडाउन में पूरी मजदूरी भुगतान पर सरकार पेश करे पॉलिसी। मामले पर 2 हफ्ते बाद फिर से सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में एमएचए की अधिसूचनाओं को चुनौती दी गई थी। 3 निजी संस्थानों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिकाएं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 2 हफ्ते में कोरोना लॉकडाउन के दौरान गृह मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक पूरी मजदूरी का भुगतान करने और नौकरी से नहीं निकालने के मामले में सरकार की पॉलिसी पेश करने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हालांकि कोर्ट ने याचिका पर केंद्र को कोई औपचारिक नोटिस नहीं दिया है। मामले में 2 हफ्ते बाद फिर से सुनवाई की जाएगी। कोर्ट ने यह अंतरिम आदेश निजी संस्थानों की याचिका पर दायर किया है। आपको बता दें ये याचिकाएं मुंबई कर्नाटक की निजी संस्थानों के साथ साथ लुधियाना हैंड टूल्स एसोसिएशन ने दायर की थी। याचिकाओं में गृह मंत्रालय की 20 और 29 मार्च की अधिसूचनाओं को चुनौती देते हुए कहा गया था कि लॉकडाउन के समय में भी पूरी मजदूरी दी जाए, नौकरी से नहीं निकाला जाए। एडिटर इन चीफ जनतंत्र टीवी के वासेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। वासेंद्र जी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर सामने आया है, जवाब तलब किया गया है सरकार को और इस पर पॉलिसी लाने के लिए कहा है, इस खबर को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इंडस्ट्री सेक्टर की तरफ से जब से लॉकडाउन चल रहा है तब से लगातार इस तरह की बातें कही जा रही थी कि लॉकडाउन के चलते उनकी इकोनॉमी बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है और मौजूदा हालात में वे अपने कर्मचारियों को सैलरी बांटने की स्थिति में नहीं है। तो इस तरह की बात लगातार इंडस्ट्री सेक्टर से कही जा रही थी
और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से इंडस्ट्री से अपील की जा रही थी कि आप इस नाजुक दौर में कर्मचारियों की सैलरी में कटौती मत करिए, कर्मचारियों की छटनी मत करिए, कर्मचारियों का टर्मिनेशन मत करिए। तो जब ये बात पिछले कुछ हफ्ते से लगातार चल रही थी दोनों तरफ से, इसी दौरान सरकार ने 2 गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला और उस गवर्नमेंट ऑर्डर के तहत इंडस्ट्री से ये निर्देश दिया गया कि वे कर्मचारियों की छटनी और उनकी बर्खास्तगी और उनके वेतन में कटौती न करें। तो सरकार के इन आदेशों को लेके इंडस्ट्री सेक्टर की तरफ से 3 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। आज उन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 2 हफ्ते के अंदर विस्तृत जवाब मांगा है और कहा है कि जो आपने शासनादेश जारी किए हैं तो वो किस नियम के तहत आपने इस तरह के 2 गवर्नमेंट ऑर्डर इशू किए हैं। तो सबसे पहले तो नियम बताएं सुप्रीम कोर्ट को, और दूसरा अपनी जो मंशा बताएं कि किस आधार पर वे इंडस्ट्री सेक्टर से चाहते हैं कि तालाबंदी के दौरान भी कर्मचारियों की छटनी न हो, उनकी तनख्वाह में कटौती न हो और उनका टर्मिनेशन न हो। और दूसरा मामला पत्रकार संगठनों की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में गया था और उसमें भी कमोबेश इसी तरह की बात कही गई थी और सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की अपील की गई थी। तो इन सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को 2 हफ्ते का वक्त दिया है और कहा है कि 2 हफ्ते के अंदर भारत सरकार डिटेल रिप्लाई फाइल करे कोर्ट में और उसके बाद कोर्ट की तरफ से अंतिम फैसला आएगा। सर, एक चीज जो सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई औपचारिक नोटिस सरकार को जारी नहीं किया है। सिर्फ ये कहा गया है कि इस पर जो भी फैसला सरकार ने लिया है उस पर पॉलिसी दी जाए। तो ये औपचारिक नोटिस ना देने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट इस तरह का वो कर रही है। तो कुछ इस बारे में समझा पाएंगे आप? नहीं, औपचारिक नोटिस में और अगर सरकार की तरफ से जो उनके वरिष्ठ अधिवक्ता थे वो कोर्ट में मौजूद थे और उनको कोर्ट ने निर्देश दिया तो वो औपचारिक ही है और उसी आधार पर अब भारत सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना होगा। ठीक है। जब सरकार की तरफ से अधिवक्ता कोर्ट में खड़े होकर कह रहे हैं कि वो सरकार का पक्ष अदालत के सामने रखेंगे तो औपचारिकता ही है, इसमें कोई और बहुत ज्यादा तक की उसकी आवश्यकता नहीं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अब ये पूरा मैटर डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए। तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान जो कर्मचारियों को पूरा वेतन देने के सरकारी निर्देश थे उस पर अब केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने याचिका पर केंद्र को कोई औपचारिक हालांकि नोटिस नहीं दिया है, लेकिन मामले पर 2 हफ्ते बाद फिर से सुनवाई की जाएगी और अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या पॉलिसी पेश की जाती है। आपको बता दें कि लुधियाना हैंड टूल्स एसोसिएशन को मिलाते हुए 3 संस्थानों ने, 3 प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ने ये याचिका दाखिल की थी कि निजी कंपनियों को लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को पूरा वेतन दे सरकार, और केंद्र सरकार के 29 मार्च के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। तो कोरोना वायरस का जो कहर है वो बढ़ता जा रहा है। हमारे कोरोना वॉरियर्स को भी इसने अब अपनी जद में लेना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में तैनात सिपाही आशीष मौर्य की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मामले का पता चलते ही मऊ जिले में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि आशीष मौर्य कुछ दिनों पहले अपने घर आए थे, फिर उसके बाद वो ड्यूटी पर चले गए। उनमें कोरोना की पुष्टि हुई है। प्रशासन को मामले का जब पता चला तो जिला प्रशासन ने पूरे परिवार को आइसोलेशन सेंटर में भेज दिया। वाराणसी से आशीष मौर्य यहाँ आए थे कुछ दिन पहले। कल उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया, तो उसके बाद सूचना हम लोग दी गई तो तत्काल काझा, जहाँ के वो निवासी हैं, तो वहाँ के उनसे 19 व्यक्ति उनके परिवार से संपर्क में आए थे। उन सभी को वहाँ से निकाल के इनको बरामदपुर आइसोलेशन में रखा जा रहा है। साथ ही इनके पिता सतीश मौर्य जो एडीओ पंचायत है, ये ब्लॉक के मोहम्मदाबाद में एडीओ पंचायत है, तो इनके संपर्क में जो भी वहाँ पे ब्लॉक के जितने लोग आए हैं
उन सभी को भी आइसोलेशन वार्ड में डाला जाएगा और सबकी चेकिंग करके सबके नमूने भेजे जाएंगे। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।